हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्री स्पार्क के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आदित्य आज वही आर के शर्मा की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ, जिसमें लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड कंप्लीट हुआ, और उसके साथ हमारा लेक्चर थर्ड चल रहा है जो कि एग्रोनॉमी है। ठीक है। और एग्रोनॉमी ब्रीफ चैप्टर है, तो उसको हम थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं। और डिटेल में देखने के लिए थोड़ा लॉन्ग टाइम लग रहा है, और तो जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया है कि मुझे आर के शर्मा फटाफट कंप्लीट करनी है। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बोरान हैज़ार्ड इरिगेशन वाटर, मतलब इरिगेशन के बारे में कल हम लोगों ने बात की थी। और जो भी स्टूडेंट बेसिक से अपनी प्रिपरेशन कर रहा है और उसको लगता है कि वो आर के शर्मा पढ़ के बोर होता है, तो वो वीडियो लेक्चर से अपने नोट्स को मेंटेन कर सकता है और उसके साथ अब बुक मंगवा के आराम से पढ़ सकता है। ठीक है। तो सुनने से, देखने से और याद करने से, तीनों चीज़ों से अगर वो पढ़ेगा तो उसको ईजिली तरीके से लर्न होगा और उसका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा, और कंपटीशन में उसको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनका ड्रीम है किसी गवर्नमेंट जॉब में जाने का, तो उनके लिए आर के शर्मा बहुत अच्छी बुक है। ठीक है। अभी तो आर के शर्मा चल रही है, नेम रासुंडा, न्यू, और अरुण कत्यान जैसी बुकों को भी मैं कंप्लीट करा दूंगा, ताकि आप कभी भी सर्च करो तो आपको सब कुछ मिल जाए। आप कहीं सफ़र कर रहे हो, ठीक है, आपके पास बुक नहीं है, तो आर के शर्मा बुक को आप कभी भी देख सकते हो, और उसकी एक एक क्लास, एक एक चीज़ को मैं बताऊंगा। ठीक है। तो जैसा कि आज अपना चेक अपना स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या लिखा है? एग्रीकल्चरल, क्या लिखा हुआ है? ये एग्रीकल्चरल ड्रेनेज। ठीक है ना? तो एग्रीकल्चर ड्रेनेज क्या होता है कि जो हमारी एग्रीकल्चर की लैंड होती है, मतलब उसमें अतिरिक्त पानी को कृत्रिम रूप से निकालने की प्रक्रिया होती है। कृत्रिम रूप से निकालने की जो प्रक्रिया होती है, जो फसलों को बेहतर वातावरण प्रदान करती है। ठीक है ना? यह मिट्टी के संघनन को कम करती है और मशीनरी के काम को आसान बनाती है, और समय पर जुताई कटाई को संभव बनाती है। ठीक है। जल निकासी प्रणालियों में नालियों, पाइपों और खाइयों का उपयोग करने से तूफानी जल कटाव और जल स्तर को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है ना? तो मेनली क्या है कि इसके कार्य और लाभ क्या है? कि फसल की पैदावार को बढ़ाना है। ठीक है ना? क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाना है। खेत की, जो हमारा लैंड है उसकी स्थिति को सुधार करना, पोषक तत्वों को सुधार का रिसाव को, मतलब जो पोषक तत्व हैं उनको रोकना है, उनको इकट्ठा करना है। ठीक है ना? उनको कंपाइल मात्रा में रोकना है। और अ, जो पानी में वाटर होल्डिंग हो जाती है उसको रोकना है। ठीक है ना? और इसको लैंड को डेवलपमेंट करना है, और मिट्टी के मिट्टी का संघनन कम करना है। ठीक है, उसके सॉइल टेक्सचर को कम करना है। हाँ। तो वही चीज़ है कि अब आपको बताऊं, वही मैंने बताया ना कि मेनली इसका काम क्या रहता है, कि जो कृत्रिम रूप से हम जल निकालने की जो प्रक्रिया होती है फसलों को बेहतर वातावरण बनाती है। तो वही लिखा है कि ड्रेनेज एग्रीकल्चर इज saturation of removal of excess water from the field to ensure a favorable salt balance। ठीक है ना? favorable salt balance in the soil water table, optimum crop growth and development। क्या हो रहा है कि saturation of removal excess water, ठीक है, from the field to ensure a favorable salt balance in the soil and water table, optimum for crop growth and development। तो drainage aims and maintenance of soil moisture with with the range required of for optimum crop growth। ठीक है ना? तो जो सॉइल मॉइस्चर विद द रेंज एंड रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमम क्रॉप ग्रोथ, मतलब जो सॉइल मॉइस्चर है उसकी, उसको रिक्वायर्ड एंड ऑप्टिमम प्लांट ग्रोथ। ठीक है ना? सॉइल मॉइस्चर को मेंटेनेंस करता है, और ग्रोथ के लिए भी रिक्वायरमेंट है जो हमारी क्रॉप ग्रोथ है। ठीक है। कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग, पुअर नेचुरल ड्रेनेज होती है। स्पिलिंग स्पिलिंग ऑफ रिवर एंड कंटिन्यूअस सबमर्जनेस हो जाता है। पुअर इरिगेशन मैनेजमेंट विद कंसीडरिंग सॉइल प्रॉपर्टीज हो जाता है। हैवी सीपेज फ्रॉम कैनाल डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड वाटर सोर्सेज हो जाता है। डेवलपमेंट एक्टिविटीज, रोड, ब्रिज, रेलवे लाइन, चौकिंग एंड नेचुरल ड्रेन्स हो जाता है। पुअर ड्रेन सिस्टम है। पुअर अपटेक ऑफ वाटर सेट आ जाता है। हाइड्रोलिक प्रेशर फ्रॉम अपर इरिगेशन एरियाज एंड सीपेज इन लो लेइंग एरियाज। तो इसके कॉजेज हैं, इसके कॉजेज की बात की हमने।
अब इसके इफ़ेक्ट की बात कर लें, तो इफ़ेक्ट इसके क्या हैं कि कॉजेज़ रिलेटिवली पुअर एंड ग्रोथ, पुअर रूट ग्रोथ की हो जाएगी बात, ठीक है। एक्युमुलेशन एक्सेस सॉल्युबल सॉल्ट इन शैलो वाटर टेबल हो गया, रिडक्शन ऑफ सॉइल स्ट्रेंथ को रिडक्शन करता है ये। ऑक्सीजन डिफ्यूज़न जो है वो 10,000 टाइम लेसर देन द रनिंग वाटर, ठीक है ना। और रेडॉक्स पोटेंशियल जो है वो 400 वाट है। एक्यूमुलेशन जो है वो CO2 CH4 SiO3 का 2- एंड H2S का भी इसमें होता है। उसके बाद चेंज इन द pH एंड नेचुरल स्टेबलाइजेशन, ठीक है ना। एनारोबिक माइक्रोब्स एक्सिड एंड लो एनर्जी लेवल, ठीक है। रेड्यूस न्यूट्रेंट एबिलिटी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, इसमें इफेक्ट पड़ता है। एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक, ठीक है ना, टॉक्सीसेंट्स H2S एंड CH4, ये हो गया इसका इफेक्ट। उसके बाद वही बात है कि पुअर क्रॉप ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, ईल्ड रिडक्शन हो गया। कैम न्यूट्रिशनल लेग्यूमिनस बाय द फेरिंग विद नॉडुलेशन हो गया, ठीक है। वाटर लॉगिंग इंजरी कॉस्ट प्राइमरीली एमन टॉक्सिसिटी अगर द प्लांट स्पीसीज एंड लो इनहेरेंट्स, ठीक है ना। एंड एमन टॉलरेंस जो है वो एलूसन की बात हो गई। ये तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्रेनेज कॉफिशिएंट क्या होता है, कभी कभार पूछ लेता है ड्रेनेज कॉफिशिएंट। तो डिफाइंड एज द डेप्थ ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर टू द ड्रेन 24 आवर्स पीरियड, ठीक है ना। ड्रेन 24 आवर्स पीरियड to entire drainage area, drainage of 1 hectare centimeter, 10 की power 5 liter in 24 hours, equal drainage of 1.157 liter per second. Drainage coefficient help to determine drainage depth, drainage size for open ditches इन द स्मॉल एरियाज। ड्रेनेज कोफिशिएंट रेंज जो है वो 0.6 से 2.5 सेंटीमीटर रहती है। ये लिख लो कि जो ड्रेनेज कॉफिशिएंट की क्या रहती है, जो रेंज रहती है वो 0.6 से 2.5 सेंटीमीटर के बीच में रहती है। ड्रेनेज जो सरफेस ड्रेनेज होता है, सब सरफेस ड्रेनेज होता है। सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन इन इंडिया डिगिंग ओपन ड्रेनेज इन सुटेबल फॉर इन इंटरवल्स एंड डेप्थ, ठीक है ना। मोस्ट कॉमन इंडिया में यूज़ किया जाता है जिसको लेस देन 2% लैंड स्लोप होता है इसका। ड्रेनेज फ्लॉट्स एरिया का जो होता है ना, वो कितना होता है। वो जो है 2% होता है, ठीक है। एंड रैंडम सिस्टम होता है, पैरेलल सिस्टम होता है, पैरेलल डिश सिस्टम होता है। इसको जो है इसका वीडिंग सिस्टम होता है, इंटरप्शन सिस्टम होता है, बोर्ड बेड फरो सिस्टम होता है, ठीक है। सारे इसके सब इम्पॉर्टेंट है ये सब कुछ इसमें। ऑल्सो नोन एज फील्ड डिश सिस्टम हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद बीडिंग सिस्टम हो जाता है। इसको 0.5% स्लोप होता है इसमें। ये लिख लेना सब। इंटरप्शन सिस्टम जो है वो मोर देन 2% होता है, इसको स्लोप डिश सिस्टम भी बोलते हैं। बोर्ड बेड सिस्टम को एक सबसे बड़ा 120 से 150 सेंटीमीटर होता है। फर्रो विद जो है 45 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर रेंज होती है। वाइडली प्रैक्टिस ग्राउंड नट क्रॉप एंड क्लो सॉइल। जो ब्रॉड बेड फर्रो सिस्टम होता है BBF जो है वो ग्राउंड नट में यूज़ किया जाता है। और ग्राउंड नट में यूज़ करने के बाद इसकी जो वेड्थ होती है ना वो 45 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर रेस करती है। और उसकी जो बेड की वेथ होती है, ठीक है ना। ये फर्रो की वेट हो गई, जो वेट की होती है 120 से 150 सेंटीमीटर होती है। और क्ले सॉइल के लिए, ग्राउंड नट के लिए, ये BBF मेथड किस में यूज़ किया जाता है, ग्राउंड नट की क्ले सॉइल के लिए, ठीक है। मिनिमम रिकमेंडेड साइज ऑफ टाइटल बिटवीन द 10 to 15 सेंटीमीटर। सरफेस ड्रेनेज जनरली कैरिड बाय लैंड लैंडशेपिंग, ठीक है ना। लैंडशेपिंग हो गया। द फ्लो रेट फ्रॉम सॉइल टू ड्रेन्स डिपेंड ऑन hydraulic conductivity of the soil, depth of the drains, horizontal spacing between drains। और मुझे एक चीज़ और ख़राब ये लगती है कि आप लोग, मुझे लगता है आप एक भी लोग, आप सिर्फ
मुझे लगता है 10-15, मुझे व्यूज़ से मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग क्लास को नहीं देख रहे हो, मतलब आप लोग लग रहा है कि इंटरेस्ट नहीं लेते हो, क्योंकि मैं बोलता हूँ एक सिंगल स्टूडेंट का कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं आता है कि या तो मेरी क्लास बोरियस लग रही है, आप बताओ मुझे कि इसको पीपीटी में कन्वर्ट करूँ, कि आप उसको पीडीएफ में आपको दिक्कत हो रही है समझने में, क्योंकि मैंने देखा है वीडियो, दिखाई तो सबको साफ साफ पड़ रहा है, समझ में भी आ रहा है, तो उसको पीपीटी में कन्वर्ट करूँ या पीपीटी में ये होगा, कलर फुल हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे मैं हाईलाइट हर चीज़ कर देता हूँ, लेकिन आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप क्लास को सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो फिर आप अपना जानो, क्योंकि मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि इस बुक से डबल ए हुआ चाहे एफ हो, कोई भी एग्जाम हुआ, क्वेश्चन आपको बेसिक दिखेगा, और जो हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं वो तो आईबीपीएस भी नहीं जानता है, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, ठीक है ना। तो ये सरफेस ड्रेनेज की बात, सब सरफेस ड्रेनेज में जो टाइल ड्रेन्स हो जाते हैं वो कितने होते हैं, वो लेस देन 2% इसका जो है स्लोप रहता है, ठीक है ना, पाइप का। और इसमें जो है ग्रिडिरॉन सिस्टम होता है, ठीक है ना, स्लाइड बेंच के लिए यूज़ किया जाता है मोस्टली। और हैरिंग बॉन में सिस्टम भी, इसमें हैरिंग बॉन सिस्टम भी होता है, कौन सा होता है, हैरिंग बॉन सिस्टम भी होता है, डबल मेन सिस्टम होता है, कट ऑफ इंटर सिस्टम भी होता है इसमें। और मेनली ऊपर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसमें स्लोप जो पूछ रहा था, स्लोप अक्सर पूछता है, वर्टिकल ड्रेनेज क्या होता है, ठीक है ना, और डीप ओपन ड्रेनेज क्या होता है, और वरीड, ठीक है ना, वरीड ड्रेनेज क्या होता है। ये मेनली जो है इसमें ये पूछ रहा था बार बार आपसे, कि ऊपर आपसे स्लोप का परसेंटेज पूछा था कि इसमें कितने कितने परसेंट स्लोप होता है, किस तरीके से वो वर्क करता है, पूछ रहा था ना आपसे, स्लोप किस तरीके से वो स्लोप वर्क कर रहा है, और स्लोप कहाँ कहाँ किस किस जगह यूज़ किया जा रहा है, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए, है नहीं। अब किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं वाटर शेड मैनेजमेंट, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। वैसे जो क्वेश्चन जहाँ से फंसता है ना वो मैं बताऊंगा आपको। इसको पहली बात तो, वाटर शेड का मतलब क्या होता है कि जल संभरण, इसको हिंदी में बोलते हैं, भूमि का वह क्षेत्र जिसका समस्त अपवाहित जल एक बिंदु से होकर गुजरता है, मतलब एक बिंदु से होकर दूसरे बिंदु तक गुजरता है। सतही जल अफवाह के लिए एक स्वतंत्र जल निकास इकाई है, ठीक है ना। एक वाटर शेड दूसरे से प्राकृतिक सीमा के जरिए अलग होता है, जिससे जल विभाजन या रिज लाइन के रूप से भी जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें क्या होता है कि माइक्रो होता है, और जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि वाटर शेड कितने टाइप के होते हैं। और वाटर शेड के जो घटक होते हैं, मिट्टी और जल संरक्षण होता है, वृक्षारोपण, कृषि संबंधी अभ्यास के लिए, पशु प्रबंधन के लिए, नवीनीकरण ऊर्जा के लिए, संस्थागत विकास के लिए इसका होता है, ठीक है ना। तो वही आपको बताता रहूँगा आगे। तो वाटर शेड इंट्रोड्यूस 1920, ये वर्ड यूज़ किया गया 1920 में। वाटर पार्टिंग बाउंड्रीज, पार्टिंग बाउंड्रीज, वाटर शेड इन दैट लैंड एरिया विच ड्रेन्स और कंट्रीब्यूट्स रन ऑफ टू कॉमन आउटलेट, ठीक है ना, एरिया विच ड्रेन्स टू कंट्रीब्यूट रन ऑफ अ कॉमन आउटलेट। Watershed defined the geographical unit drainage to common point via system drains or lands on earth and part of one watershed or other. Watershed is thus the land, the water area which contributes runoff to common point, ठीक है। A watershed is an area of land and water bounded by a drainage divided within which the surface runoff collect and flow out the watershed। देखो ना, collect and flow out the watershed is single outlet into large river to lake। watershed technology use the rain fed area। watershed टेक्नोलॉजी है वो रेन फेड एरियाज में मोस्टली यूज़ की जाती है, तो कि वहाँ पे जल धारण हो सके हमारे। वही वाटर शेड मैनेजमेंट हो गया ये। वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है, इफेक्ट द कंजर्वे कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड मिनिमम नॉन पॉइंट रिसोर्सेज। pollutant losses in involves management of land surface and vegetation so as to conserve the soil and water immediate and long term benefit to the farmers, community and society as a whole, ठीक है ना।
कैचमेंट एरिया एंड वाटर कलेक्टिंग एरिया, ऑल द एरिया फ्रॉम विच वाटर फ्लोज आउट इनटू द रिवर वाटर पोल। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट, इसको देखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसके ये 4 पॉइंट है। अभी डबल ओ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि अगर आपने पेपर देखते होगे प्रीवियस ईयर, जैसे मेरा देखने की तो आदत है, तो साइड ड्रेनेज शेप एंड लैंड पैटर्न की बात करें तो मैक्रो वाटर शेड जो है वो 1000 से 10,000 हेक्टेयर रहता है। माइक्रो जो है वो 100 से 1000 रहता है, और 10 से 100 रहता है, और 1 से 10 जो है मिनी रहता है। तो सबसे ज़्यादा देखो, ये याद रखो कि मैक्रो, ठीक है ना, मैक्रो 10,000 रहेगा। कब रहेगा? मैक्रो 10,000 रहेगा। माइक्रो, मैक्रो 10,000 रहेगा, और माइक्रो जो है वो क्या रहेगा? वो 10 से 1000 रहेगा। और मिनी जो है, मिनी मिनी में ये 10 से 100 रहेगा, और मिली में 1 से 10 रहेगा। ये बिल्कुल रट लो, ये क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल फंसेगा किसी भी कंपटीशन में। कोई सिंगल एग्जाम, किसी भी स्टेट पीसीएस कहीं का भी कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन ज़रूर फंसता है। मैच द कॉलम में फंस जाता है। ठीक है ना। इसका डायग्राम है, जो कॉमन आउटलेट है, जो इसकी लेयर है, ये लेयर दिख रही है ना, ये लेयर जो है इसका कॉमन कॉमन आउटलेट है। ये इसका कॉमन आउटलेट है। उसके बाद ये जो अंदर अंदर की जो लाइन दिख रही है, जैसे ये होता है ना, ये इसकी ड्रेनेज कैनाल्स होती हैं, जिससे जरिए पानी निकलता है। देखो ये सब पानी निकल रहा है इधर उधर, और ये कॉमन आउटलेट एक डायग्राम के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है ना। वाटर शेड मैनेजमेंट, वाटर शेड मैनेजमेंट जो है वो प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड फॉडर फ्यूल हो गया। पॉलिनेशन कंट्रोल, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी मिनिमाइज्ड हो गया। वाटर स्टोरेज, फ्लड कंट्रोल, चेकिंग, सेडिमेंटेशन हो गया। और वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन हो गया, इरोजन कंट्रोल को करता है। ठीक है ना। डिग्रेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल वाटर। ठीक है ना। उसके बाद डेयरी फिशरीज एंड प्रोडक्शन को भी ये मतलब इम्प्रूव करता है। रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर एंड प्रोवाइड द रेगुलर वाटर सप्लाई फॉर द कंजप्शन एंड इंडस्ट्रीज एज वेल एज इरीगेशन। ठीक है ना। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ को भी ये देता है। ठीक है ना। उसके बाद मेन कॉन्सेप्ट क्या है? सॉल्व वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, ये होता ही है। वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर मैनेजमेंट करता है। अल्टरेट लैंड यूजेज सिस्टम भी इसमें रहता है, जो मेन इसका कंपोनेंट्स ऑफ वाटर शेड रहता है। ठीक है ना। इरीगेशन प्रोजेक्ट की बात करें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मेजर कवर्डेड जो रहता है वो आपका मोर देन 10 हेक्टेयर कैचमेंट रहता है कमांड एरिया में। और मीडियम जो है 2000 से 10,000 पर हेक्टेयर सीसीए रहता है। और उसके बाद अगर लेस देन 2000 हेक्टेयर रहता है। ठीक है ना। ये याद करने वाली बात है, इसको रटने वाली चीज़ है ये, क्योंकि डाटा फैक्चुअल डाटा है, इसको रटोगे नहीं तो आपको फिर लर्न नहीं होगा। ठीक है ना। ट्रिक बना के इसको याद कर लो। स्टेप इन वाटर शेड मैनेजमेंट हो गया, तो डिटर्मिनेशन एंड अल्टरनेटिव लैंड ट्रीटमेंट एंड measures for which information about problem and land water and vegetation or water is essential in order to have practical solution and have a problem. It is necessary to go through 4 phases for full scale watershed management। ठीक है ना। ये हो गया। तो रिकॉग्निशन फेज, रेस्टोरेशन फेज, प्रोटेक्शन फेज, इंप्रूवमेंट फेज, ये 4 फेज होंगे इसके। ठीक है। 4 फेज होते हैं ये इसके वाटरशेड स्टेप के। तो पहला क्या है? पहला है रिकॉग्निशन। जो फेज है वो इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप: रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम, एनालिसिस ऑफ द कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम एंड इट्स इफेक्ट हो गया, डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन प्रॉब्लम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। चारों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो क्या होता है कि रिस्टोरेशन फेज में क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड एंड एप्लीकेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड प्रॉब्लम ऑफ द लैंड। ठीक है ना। ये भी इसकी बात हो गई, इम्पॉर्टेंट। उसके बाद द फेस इनटेक हेल्थ एंड वाटर शेड इंश्योर द नॉर्मल functioning the protection against the factor of which may cause it determined in the watershed condition। जैसे ये बात हो गई। इम्प्रूवमेंट ऑफ फेसेस की बात हो गई। तो इसमें क्या कहते हैं? फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन, फॉरेस्ट प्रोडक्शन, पॉस्चरल मैनेजमेंट, साइको इकोनॉमिक कंडीशन टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ वाटरशेड। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव ये जो है, ये आपके इस चारों पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक है। चारों पॉइंट को देख लेना आप अच्छे से, बिल्कुल।
उसके बाद अगर इसमें जो एकीकृत जो है वाटरशेड प्रोग्राम चलाए जाते हैं, वो पहले ही बार भूमि संसाधन विभाग के द्वारा चलाया गया था, 2009 से 2010 के बीच में चलाया गया था। ठीक है ना। और 2027 तक इसको 55 मिलियन हेक्टेयर सिंचित करने कवर करने का इनका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। जो कि लागू होता है 19:10 के अनुपात में, तो इसमें केंद्र का कंट्रीब्यूशन 90 रहता है और स्टेट का 10, तो 19:10 का इसका प्रोग्राम रहता है, इनका शेयरिंग रहता है। ठीक है ना। वही चीज़ है कि वाटरशेड मैनेजमेंट जो प्लान है ना, वो टेक्निक हार्वेस्टिंग। देखो, बिल्डिंग ऑन द कंटूर्स एंड इरोजन हो गया, फरो एंड रिज कल्टीवेशन अकॉर्ड द स्लॉप हो गया। ठीक है। इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट थ्रू द ड्रिप स्प्रिंकल मेथड हो गया, प्लांटिंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप कंटूर स्पेसिंग एंड बाउंड्स हो गया। ये जो है चारों पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या होता है, ड्रॉट प्रोन एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डीपीएपी 1970 से 71 के लिए आया था। इसका क्या था, एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम थ्रू restoration and ecological balance, optimum utilization land, water, livestock and human resources to mitigate the effect of drought। ये इसका ड्रॉट वाला प्रोग्राम का। डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये पूछते हैं कभी कभार, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसका क्या है, मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ द ड्रॉट एंड डिजर्ट एरिया एंड रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस। ये इसके दोनों प्रोग्राम को आप लिख लेना कि 1970 1977 में 78 में कौन सा स्टार्ट हुआ था। इसको आप बिल्कुल लिखते चलना, बिल्कुल रटते चलना। नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेन फेड एग्रीकल्चर। ठीक है ना। तो ये 1986 से 1986 से 87 में स्टार्ट किया गया था। कंट्रोल शिफ्टिंग कल्टीवेशन 1986 से 87 के बीच में आया था, हिली एरियाज के लिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन हिली एरियाज के लिए। तो ये, और वर्ल्ड बैंक एसोसिएट इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम 1990 में आया, 1990 में आया। ये सब ईयर्स इसके इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। फ्यूल फूड एंड टिम्बर ईल्ड ऑफ एरिया के लिए मोस्टली ये था। क्योंकि जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको कहाँ डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जब उसको ऊपर ऊपर से पढ़ के क्वेश्चन पूछ रहा है। और तो फिर क्या है, इसका ईयर्स के लिए बहुत ज़्यादा, और मोस्टली किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपका क्या करता है ये जो है उसे ईयर पूछता है ऑप्शन पे। ठीक है ना। अब वाटरशेड मैनेजमेंट प्रैक्टिस की बात करें तो इन टर्म एंड परसेस के लिए तो इंक्रीज इन्फिल्ट्रेशन को इंक्रीज करता है। ठीक है ना। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है। ठीक है ना। मेथड एंड एकम्प्लिशमेंट जो है वही वेजिटेबल एंड एग्रो एग्रो एग्रोनॉमिकल एग्रोनॉमिकल मेजर जो है, स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया, पास्चर क्रॉपिंग हो गया, ग्रासलैंड फार्मिंग हो गया, वुडलैंड फार्मिंग हो गया, पास्चर फार्मिंग हो गया, वुडलैंड फार्मिंग हो गया। ठीक है। इंजीनियरिंग मेजर्स या स्ट्रक्चरल प्रैक्टिसेस बोलते तो कंटूर बंडिंग हो गया। ठीक है। टेरेसिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ आइदर एम्बैंकमेंट हो गया। ठीक है ना। चेक डैम्स हो गया, पंपाउंड्स हो गया, डाइवर्सन हो गया, गुली कंट्रोल स्ट्रक्चर हो गया जो कि रॉक डैम हो गया, स्टेबलिमेंट परसेंट ग्रासेज एंड वेजिटेशन हो गया, प्रोवाइडिंग वेजिटेबल एंड स्टोन वेरियर्स हो गया। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, स्टोरेज रेन वाटर सम मैकेनिज्म टू मेक वाटर अवेलेबल फॉर फ्यूचर यूजेस एंड applicable। ठीक है ना। applicable amount of precipitation which is generally lost as surface flow can be harvested and stored for useful purpose like drainage, drinking and providing supplemental irrigation to the crop। Got it? होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है। अब ड्राई लैंड एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रॉप रीजन के लिए होता है। जो भी कल्टिवेटेड क्रॉप रीजन्स होती हैं, एनुअल रेनफॉल इसका 75 मोर देन 75 mm होता है। ठीक है ना। इसके बाद इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर रिफर्स ग्रोइंग द क्रॉप इंटायरली अंडर रेन फेड कंडीशन। ठीक है ना। रेन फेड कंडीशन में इसको
इसको रखते हैं बेस्ड ऑन द अमाउंट रेनफॉल रिसीव्ड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कैन बी grouped into three categories. ड्राई फार्मिंग की बात करें, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप एरियाज वेयर एवरेज एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 750 mm, ठीक है ना, लेस देन 750 mm. ड्राई ड्राई लैंड फार्मिंग जो है वो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप एरिया, कल्टीवेशन रेन ऑफ 750 से 1150 mm पर एनम। ये याद कर लेना बिल्कुल, मैं बार बार बोला, रेनफेड एरिया जो है वो हमारा मोर देन 1150, मोर देन रेनफेड एरिया। भाई जहाँ पे रेनफेड है एरिया उसमें तो मोर देन भाई पर एन होगा, ठीक है ना। अब इसका ये चार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक क्वेश्चन पक्का है इसके चार्ट से, मैं लिख के दे दूँ आपको। रेन फेड एन जो है वो रहता है, तो वही देखो ये चार्ट में कि लेस देन 750 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर 750 से 50 हो गया ड्राई, एंड उसके बाद फिर ये जो है 1150 मोर देन हो गया। फिर इसमें मॉइस्चर जो है एक्यूरेट स्टोरेज रहता है, इनफ रहता है, ठीक है ना। फिर ये 75 से 1, इसका जो क्रॉप ग्रोइंग पीरियड रहता है वो कितने सीजन में रहता है, ग्रोइंग जो है एरिड, सेमी एरिड, ह्यूमिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी लिखते चलना। क्रॉपिंग सिस्टम जो है सिंगल क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग होगा, सिंगल क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग होगा, इंटर एंड मल्टीपल क्रॉपिंग होता है रेन में। और ड्राई स्पेल में मोस्ट कॉमन रहता है, लेस फ्रीक्वेंट रहता है, नो अक्रेंसेज रहता है। क्रॉप फेलियर में मोर फ्रीक्वेंट रहता है, लेस फ्रीक्वेंट रहता है, एंड रेयर रहता है। और कॉन्स्टेंट्स में विंड इरोजन रहता है, विंड एंड वाटर इरोजन रहता है, ओनली वाटर इरोजन रहता है। मीजर रिक्वायरमेंट में मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस रहते हैं, और मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस ड्रेनेज फॉर द वर्टी सॉइल्स रहते हैं, ठीक है ना। एंड प्रॉपर ड्रेनेज रिक्वायरमेंट रहता है। तो ये रट लो, ये 9 पॉइंट मैं आपसे कभी भी पूछूं, कोई भी एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछे, ये 9 से एक पॉइंट 100% आएगा, ये मैं लिख के दे देता हूँ। AICRP ड्राईलैंड एग्रीकल्चर स्टार्टेड जो है 1971 में हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। आप कभी भूलना मत, AICRP ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन 1971। ड्राईलैंड एरियाज की बात करें, ड्राईलैंड एरियाज की अगर हम बात करें, सॉरी, ड्राईलैंड एरियाज की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, लॉन्ग गैप रेनफॉल, अर्ली वनसेट मानसून हो गया, लेट ऑनसेट मानसून हो गया, अर्ली ससीशन रेंज हो गया, डे स्पेल इन करेक्शन ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड्स हो गया, ठीक है। ये इसका जो है चेंज इन नॉर्मल प्लानिंग वेदर एब नॉर्मलिटीज़ हो गया, ठीक है। तो ये इसके पॉइंट है कि आप, अब जैसे ये पॉइंट है इंडिकेट इन द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ठीक है ना। और इसके बाद इसमें जो मेन पॉइंट है वो हम लोग पढ़ते हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ लो वाटर रिक्वायरमेंट होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप ग्रोइंग हो जाती है, प्रोवाइडिंग लाइफ सेविंग इरीगेशन हो जाता है इसके लिए, ठीक है। इसका लॉन्ग गैप रेनफॉल में क्या होता है, स्प्रेइंग यूरिया सोल्यूशन होता है, सीड रेट ऑप्टेंड मोर पॉपुलेशन, प्रोवाइडिंग लाइफ सेविंग इरीगेशन एंड क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज होता है, वीडिंग एंड इंटर कल्चरल प्रैक्टिस हो जाती है। उसके बाद वन सेड मानसून में कल्टीवेशन परमिनेंट एंड सिस्टम हो जाता है। लेट वन सेड मानसून में ड्यू टू लेट onset monsoon, the sowing of crop and delayed resulting in poor yields, ठीक है ना। ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करना। जितनी चीज़ें बताता रहता हूँ उसको याद करते रहो, उसको बार बार रिवीजन करो। कैस्टर अल्टरनेट क्रॉस में क्या होगी, कैस्टर अरुणा ग्रीन ग्राम काउपी सनफ्लावर, जो कि अल्टरनेट क्रॉस में, ड्राई क्रॉपिंग में कुर्रा सोइंग हो गई, ठीक है ना। हो गई। उसके बाद प्री सोइंग, ठीक है, सीड शॉकिंग ट्रीटमेंट हो गया, ट्रांसप्लांटिंग 1 मंथ ओल्ड बाजरा सीडलिंग हो गया, कंप्लीट वीट कंट्रोल हो गया, ग्रो लेगुमिनस ऑयल सीड क्रॉप्स इन प्लेस सीरियल्स में हो गया। मोस्ट सुटेबल क्रॉप इन द कंडीशन इज सनफ्लावर। लेट वनसेट मानसून मानसून में सबसे मोस्ट सुटेबल क्रॉप अगर कोई भी है तो वो है सनफ्लावर इन दिस कंडीशन, याद कर लो इसको। उसके बाद अर्ली सेशंस ऑफ रेंज में अगर हम बात करें तो इसमें सेलेक्टेड शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज है, यूजिंग मल्चिंग एंड मल्चेज है, लाइफ सेविंग इरीगेशन अप्लाइड है, डिक्रीज इन प्लांट पॉपुलेशन है। चारों पॉइंट अच्छे हैं, इसको आप देख लेना। प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेलिंग है, मतलब कि
क्या है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज भी आप ग्रो करते हैं, मल्चिंग मल्चेस भी कर सकते हो, लाइफ सेविंग इरिगेशन अप्लाइड कर सकते हो, इरिगेशन डिक्रीज इन प्लांट पॉपुलेशन की बात करें तो प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल्स की अगर हम बात करें तो ये इंडियन मानसून, फीचर ऑफ इंडियन मानसून का है, ठीक है ना। इंटरवेंटिंग एंड ड्राई spells in water prolonged and duration crop period reduce crop and grow field and when unduly prolonged crop fail में बात की जाए, ठीक है ना, क्या रहता है, इन ड्राई स्पेल 10 days ऑफ सोइंग, रिसोइंग हो जाती है, इफ़ मिड मॉइस्चर 30 से 35 डेज सोइंग में रहता है, ठीक है ना, 10 days सोइंग हो जाती है। उसके बाद 30 to 35 days आफ्टर सोइंग रहती है, कल्टीवेशन सोइंग एंड परमेटिंग रोटेनिंग रहती है, मॉइस्चर स्टेट्स ब्लूमिंग एंड स्टे में सोरगम एंड परमिलेट ऑफ रेटूनिंग रहती है, ब्रेकिंग मॉइस्चर एंड शॉर्ट वाइल सैलो इंटर कल्टिवेशन फॉर एडिकेटिंग वीड्स एंड सॉइल मल्चेज हो गया, वाइडर स्पेसिंग फॉर मॉइस्चर कंजर्वेशन हो गया, स्प्रे 2% यूरिया एंड ड्रॉट द पीरियड ऑफ यूजफुल एंड determinate crop like castor, pigeon pea and groundnut, soil mulching reduce evaporation losses हो गया, सेटू वाटर हार्वेस्टिंग हो जाए, लाइफ सेविंग इरिगेशन हो जाता है इसमें, ठीक है। वीट कंट्रोल सेव वाटर न्यूट्रिएंट्स हो गया, लाइफ सेविंग इरिगेशन हो गया, और उसके बाद वीट कंट्रोल एंड सेव वाटर न्यूट्रिएंट्स हो गया। ड्राई लैंड इम्प्लीमेंट कहाँ यूज़ किया जाता है, डाई प्लग क्रीडा सीड कम ड्रिल डिवाइस अटैच टू कंट्री प्लग हो गया, ठीक है ना। रिस्ट सीडर क्या हो गया, टू रो वर्क बुलेट ड्रॉन सीडर हो गया, डेवलपमेंट इन हिस्सा, ठीक है ना, डेवलपमेंट इन हिस्सा। कम सीड ड्रिल जो है वो रो सीड कम सीड ड्रिल एंड नो कवरिंग सीड एंड फर्टिलाइजर हो गया। फिस्फो प्लग जो है वो बुलेट ड्रोन है, इंपॉर्टेंट सीडलिंग एंड बॉन्ड प्लेसमेंट ऑफ द फर्टिलाइजर। तो डेवलपमेंट क्रीडा हैदराबाद, ठीक है ना। रॉयला गोरू, ठीक है ना, रॉयला गोरू जो सीड कम फर्टिलाइजर डिवाइस कवर द सेम साइमल्टेनियसली डिवाइडेड अनंतपुरम क्रीडा, ठीक है ना, अनंतपुरम के लिए यूज़ किया जाता है। लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड कितना इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड डिफाइंड द ए पीरियड इन विच अवेलेबल ऑफ सॉइल, इन पीरियड इन विच अवेलेबल ऑफ सॉइल मॉइस्चर इनफ द मीट द evapotranspiration requirement to dry land crop and hence the dry land property productivity is assured, ठीक है ना। A period in which the available soil moisture is enough to meet the evapotranspiration requirement of dry land crop and hence the dry land productivity is assured. The length of growing period of given a G, ठीक है ना, G starting ending at the length and growing period term meteorological stand week, ठीक है ना। तो जो लेस देन 5 वीक रहता है, लेस देन 5 तो क्रॉप फेलियर एंड अकर्स रहता है, मिनिमम 14 वीक्स रहेगा तो परमिट द ड्राई लैंड एंड क्रॉप अटेंशन ऑफ पोटेंशियल, ठीक है ना। इसको देखना कि लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड कितने में रहती है, लेस देन 5 वीक रहेगी और मिनिमम ऑफ 14 वीक रहेगी ना, तो वो टाइल एंड क्रॉप एंड अटेंडेंट पोटेंशियल में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 98 डेज रहेगी तो प्रोडक्टिविटी इसमें रहेगी, 98 डेज में प्रोडक्टिविटी। 14 वीक्स में सिंगल ड्राई क्रॉप एंड कैन बी कल्टिवेटेड रहेगा। 14 to 20 वीक्स की बात करें तो सुटेबल इंटर क्रॉपिंग सिस्टम कैन बी कल्टिवेटेड रहेगा, ठीक है ना। और मोर देन 20 वीक्स में लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप रहेगी, ड्यूरेबल क्रॉप कैन बी कल्टिवेटेड रहेगा। याद कर लेना कि जो लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड रहती है वो उसका क्या क्या स्टेटस रहता है, प्रोडक्टिविटी कब होगी, सिंगल ड्राइंग एंड क्रॉप कल्टिवेटेड कब होगी, कब किस तरीके से रहेगा, ठीक है। ड्राई फार्मिंग जो है, इको जोन की बात कर लें तो इको जोन जो है वो एरिड सब ट्रॉपिक जो है 350 से 090 रहती है इसकी जो, ये ठीक है, एडिस वेल्थ में रहता है, सिंगल शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स रहती हैं, ठीक है। सेमी एरिड ट्रॉपिक में 500 to 700 रहता है, 90 से 1 LGP डेज रहता है, एल्फी सॉइल एंड वर्टी सॉइल रहती है, इंटर एंड मोनोक्रॉपिंग रहती है। सेमी सब ट्रॉपिक इंपॉर्टेंट है, 900 से 120 180 रहता है इसका जो रेनफॉल रहता है। एल जी पी जो है इसकी 120 से 180 रहती है, जो एल्फी सॉइल एंड वर्टी सॉइल एंड इंटी सॉइल है, इंटर क्रॉपिंग रहती है इसमें क्रॉपिंग पैटर्न। और सब ह्यूमिड में जो है वो 1200 से 210
और 300 इसका ये रहता है कि LGP रहता है डेज में, और ये MM में रहती है। ठीक है ना। बाई मॉडल रेनफॉल एरिया बोथ सीजन में अगर हम बात करें तो मोर देन 700 इन रहती है। एल्फी सॉइल, वर्टी सॉइल, इसमें एल्फी, वर्टी, इंटी, इंसेक्टी सॉइल रहती है। इंटर एंड डबल क्रॉपिंग सिस्टम रहता है, और डबलिंग क्रॉपिंग रहती है। ये चार्ट जो है उसको घोल के पी लेना। ये चार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। वो पूछ सकता है आपको, ऑप्शन में कंफ्यूज कर देता है। जैसे मैंने पिछले वाला चार्ट बताया कि कहाँ, अब जैसे सपोज मैं सेमी एरिड सब ट्रॉपिक्स पूछ लूँ, उसमें LGP कितना रहता है, तो LGP आप, ठीक है ना। LGP लेंथ ग्रोइंग पीरियड है। LGP याद रखना, LGP लेंथ ग्रोइंग पीरियड। LGP क्या है, वो डेज में। LGP लेंथ ग्रोइंग पीरियड रहेगा। तो मैं ऐसे लेंथ ग्रोइंग पीरियड आपसे सेमी एरिड सब ट्रॉपिक से पूछ लूँ तो 120 से लेके 180 रहता है। तो सबसे हाईएस्ट सब ह्यूमिड ट्रॉपिक का रहता है, ठीक है। और सबसे कम एरिड सब ट्रॉपिक्स का रहता है। और ऐसे मैं रेनफॉल पूछ लूँ तो रेनफॉल बाय मॉडल रेनफॉल एरिया बोथ सीजन में रहती है। किसमें डबल क्रॉपिंग यूज़ करते हैं, किसमें इंटर क्रॉपिंग यूज़ करते हैं, किसमें किसमें जो है इंसेप्टिस वाल, तो सब ह्यूमिड ट्रॉपिक्स में इंसेप्टिस वाल यूज़ होती है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं पूछ सकता हूँ। तो आज अपना टॉपिक कहाँ पे, यहीं पे फिनिश करते हैं। यहाँ पे कल अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जो स्टूडेंट क्लास को कंटिन्यू करेंगे डेफिनेटली उनको बहुत मज़ा आएगा, उनके 2 से 5 से 10 नंबर इंक्रीज होंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आपकी जिस तरीके से मेरी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती, अगर मेरी तबीयत ठीक है तो मैं करता हूँ, अगर तबीयत बोलने की दम नहीं है तो फिर कैसे बोल पाऊँगा। तो अगर आपकी, जब मेरी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं हो रही तो आपको ब्रेक नहीं करना है, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आपने कंटिन्यू क्लास करी और आप स्टार्टिंग से RK शर्मा लेके चल रहे हो, आपका कंपटीशन कोई भी एग्ज़ाम होगा एग्रीकल्चर का, उसमें एग्रीकल्चर में आप पूरे क्राउड में टॉप 10 में रहोगे, ठीक है। और बाकी प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड जो भी जूनियर्स हैं या सीनियर्स, उनको शेयर करो, मुझे सजेशन दो। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखो। और दिवाली एंजॉय करने से पहले ये याद रखना कि आपका 9 नवंबर को एफओमियंस का एग्ज़ाम है, उसके लिए अपना जी जान लगा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।